हेलो बडीज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइडियोलॉजी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आइडियोलॉजी क्या है। अब तक हम कर चुके हैं कि रोल ऑफ आइडिया या आइडियोलॉजी क्या है। हमने बात की थी कि मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट व्यू आइडियोलॉजी में क्या है। आगे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टूर्स ऑफ आइडियोलॉजी। कॉन्टूर्स का मतलब होता है बाउंड्री। आइडियोलॉजी की बाउंड्री क्या है। हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी कि आइडियोलॉजी क्या होती है। एक कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे आइडियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हम उसे डिफ़ाइन करना चाहें तो हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। और आइडियोलॉजी क्या ऑफर करता है, अब आगे हम ये देखते हैं आइडियोलॉजी क्या करता है। आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर आइडियोलॉजी है, आप किसी सेट ऑफ आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप अगर लिबरलिस्ट हैं या फिर आप सोशलिस्ट हैं या फेमिनिस्ट हैं, तो आपका वर्ल्ड व्यू वैसा ही होगा। मतलब आप चीज़ों को ऐसे ही देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आप देखेंगे कि विमेन की इज्जत नहीं हो रही है। आपको लगेगा कि डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सही नहीं है। लेकिन आप कंजर्वेटिव से आएंगे के थॉट ऑफ उस आइडियोलॉजी से आएंगे तो आपको लगेगा कि क्या गलत है। भगवान ने या बायोलॉजिकल फीचर्स ही ऐसे हैं विमेन के जो उन्हें ये काम के लिए वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या फिर उन्हें सेटिस्फैक्शन ही उस चीज़ में मिलता है। तो पहला ऑफर क्या करता है, आप जिस आइडियोलॉजी से भी आएंगे आपका वर्ल्ड व्यू वैसा ही होगा, आप चीज़ों को वैसे ही देखेंगे। फिर दूसरा आइडियोलॉजी काम क्या करता है। दूसरा काम आइडियोलॉजी ये करता है कि आपके विजन को डिसाइड करता है। आप जैसे किसी लिबरलिस्ट होंगे तो आप डेमोक्रेसी चाहेंगे। अगर आप सोशलिस्ट होंगे तो आप चाहेंगे कि स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी हो। अगर आप इकोलॉजिस्ट होंगे तो आप चाहेंगे कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ हो। आजकल तो सस्टेनेबल यूज़ की बहुत बातें चल रही है, एसडीजी गोल वगैरह भी आए हुए हैं 2030 तक के लिए। ठीक है। थर्ड काम ये होता है आइडियोलॉजी का कि आपका जो विजन है, जो वर्ल्ड व्यू है, उसको आप जो चाहते हैं उससे अलाइन करने के लिए जो एक्शन चाहिए है वो उसका काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिबरलिस्ट हैं तो आप अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कर्टेल योर फ्रीडम तो आप नेचुरली प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि लिबरलिज्म रैशनैलिटी ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करता है। आप देखते होंगे कि जब भी डिवोर्स मीटिंग होती है तब लोग प्लेकार्ड्स लेकर खड़े रहते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए रादर देन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि हमारे अभी रिसेंट का एग्जाम्पल कि कोरोना वायरस के टाइम पे गवर्नमेंट आरोग्य सेतु लेकर आई थी। तो जो भी सब्सक्राइब करते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है राइट टू प्राइवेसी को वायलेट, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आर्टिकल्स छापे, उन्होंने अपने आइडिया को आर्टिकुलेट किया इस फॉर्म में कि गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक दैट डिसीजन और हैड टू कम आउट विद अ क्लैरिफिकेशन कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कब कब तक के लिए स्टोर्ड रहेगी वो इंफॉर्मेशन, ये सब। आगे हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी एक्चुअली सिंथेसिस किन चीज़ों का करती है। इनका एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुकी हूँ, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फ्यूजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट, मतलब कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है और आप जो विजन ला रहे हैं, जैसे कि अगर आप फेमिनिस्ट है तो आप चाहेंगे कि औरतों को बराबर का अधिकार हो हर जगह। तो आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आप देख रहे हैं कि औरतों के साथ वायलेंस हो रहा है या फिर दे डिजर्व इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड दे डिजर्व इक्वालिटी ऑफ वेज, तो आप उसी एक्शन के लिए कमिटेड रहेंगे। मतलब आप चाहेंगे कि वो चीज़ आए और आपका विजन होगा कि इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा सिंथेसिस करता है थॉट और एक्शन को। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि औरतों को बराबर का अधिकार होना चाहिए, देन यू वुड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू दैट सोसाइटी। मतलब आप फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन लेंगे।
जैसे कि फेमिनिस्ट ने वोटिंग राइट्स के लिए फर्स्ट फ्रांस में वुडस्टोनक्राफ्ट ने डिसाइड किया था कि औरतों को इक्वल राइट होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह भी किए थे। वो फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट में आता है, आपको आगे जाकर बताऊंगी मैं। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मूवमेंट स्टार्ट की, तो आपके एक्शन जो आपके थॉट है उससे अलाइन कर गए। तो आइडियोलॉजी का काम क्या है, यहाँ पर आइडियोलॉजी फेमिनिस्ट, और यहाँ पर थॉट क्या है कि इक्वल वोटिंग राइट, और एक्शन क्या है मूवमेंट। तो आइडियोलॉजी के ये काम है। आगे देखते हैं कि आइडियोलॉजी में ट्रुथ और पावर का क्या रिलेशन है। हर आइडियोलॉजी क्लेम करती है कि वो ट्रूथ को रिवील करती है, लेकिन मैनहेम, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैनहेम जो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया लिखे हैं, उनका कहना था कि आइडियोलॉजी किसी भी तरह की अटैच्ड होती है किसी आपके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से। जैसे अगर आप वर्किंग क्लास से आते हैं तो आप आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसा ही होता है कि आपके सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करते हैं कि आप किस आइडियोलॉजी में आते हैं। दैट मीन्स आइडियोलॉजी इज नॉट टेलिंग यू द कंप्लीट ट्रुथ, इट ऑलवेज टेल्स यू पार्शियल ट्रुथ विच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके लिए मैनहेम सोल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं कि फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स पर हमें डिपेंड करना चाहिए, लेकिन फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी इंटेलेक्चुअल्स किसी न किसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो इन सब डिस्कशन से हमने समझा कि हर एक आइडियोलॉजी एक रिजीम ऑफ ट्रुथ होती है, लेकिन कोई भी आइडियोलॉजी कंप्लीटली राइट या कंप्लीटली रॉन्ग नहीं हो सकती है। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए आइडियोलॉजी जस्टिस का कोई भी थ्योरी, आप बहुत सारे थ्योरी से आगे जाकर देखेंगे, कोई भी थ्योरी को वी कैन नॉट प्रेफर वन थ्योरी ऑफ जस्टिस ओवर अदर। वो पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ डिबेटेबल होता है। इफ वन थ्योरी हैज सम बेनिफिट्स, देन अदर थ्योरी हैज अदर सेट ऑफ बेनिफिट्स। तो हम आइडियोलॉजी में ट्रुथ और पावर को ऐसे रिलेट करते हैं। मार्क्स ने जो कहा था कि आइडियोलॉजी बेसिकली पावर का मैनिफेस्टेशन है। दैट मीन्स इट इज अ क्रिएशन ऑफ रूलिंग क्लास विच वॉज टू हाइड देयर ऑप्रेशन। आपने फॉल्स कॉन्शियसनेस जो एंजल्स के बारे में पढ़ा था वो भी आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था। मैं बार बार पिछला लेक्चर का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये लेक्चर समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि नई आइडियोलॉजीज और ओल्ड आइडियोलॉजी आती हैं, पर हम पहले ये देखना चाहेंगे कि आइडियोलॉजी अराइज कैसे हुई। हम जानना चाहेंगे कि आइडियोलॉजी बेसिकली किस फेज में क्लासिकल आइडियोलॉजी अराइज हुई। तो आइडियोलॉजी का जन्म जो होता है या फिर बेसिकली डेवलप जब होती है वो उस टाइम पर है जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा था, जब सोसाइटी ट्रांजिशन कर रही थी फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ। तभी सोशलिस्ट, लिबरलिस्ट और कंजर्वेटिस्ट डेवलप हुए, मतलब उनका आइडिया डेवलप हुआ। जैसे लिबरलिज्म मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी हुई जो एडवोकेट कर रही थी कि हमें होना चाहिए इक्वालिटी का राइट, मॉरल वर्थ होना चाहिए और मॉरल इक्वालिटी होनी चाहिए सारे इंडिविजुअल्स की, और चाहती थी कि स्टेट्स जो है वो लिमिटेड हो, उनका सिर्फ रोल हो नाइट वॉचमैन की तरह। आप आगे जाके जब मैं लिबरलिज्म कवर करूंगी तब देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। कंजर्वेटिस्ट आइडियोलॉजी है वो एरिस्टोक्रेटिक आइडियोलॉजी का पार्ट है। उसमें क्या होता है कि कंजर्वेटिस्ट जो है वो हायरार्की, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव पावर, दे वोंट बी letting you to take that power. That's why they believe in hierarchical structure. They don't want any change in the society. फिर सिमिलरली सोशलिज्म जो है आइडियोलॉजी है वर्किंग क्लास की। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सफरर है, वो हमेशा रिसीविंग एंड पे आ रही है, कैपिटलिस्ट उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका वेज मैक्सिमाइजेशन के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था या सोसाइटी फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांसफर कर रही थी या ट्रांजिशन कर रही थी, तब ये सेट ऑफ आइडियोलॉजीज आई हैं जो बेसिकली क्लासिकल आइडियोलॉजी में हम इसे के अंदर डालते हैं। इन
इन सारे एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि ये आइडियोलॉजीज का स्ट्रॉन्ग फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटीज था, और यही इकोनॉमिक फोकस ही इन आइडियोलॉजीज का डिवाइड करता है आइडियोलॉजीज को राइट और लेफ्ट में। आप देखेंगे कि स्क्रीन में दिया हुआ है कि लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है। एक इसके लिए स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो एक सेट ऑफ आइडियाज से आते थे वो लेफ्ट साइड में बैठते थे, और दूसरे सेट ऑफ आइडियाज से आते थे वो राइट साइड में बैठते थे। इसका ओरिजिन लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजीज का वहीं से हुआ है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट क्या है और उनके वैल्यूज क्या है, राइट क्या है जो उनके वैल्यूज क्या हैं। तो लेफ्ट और राइट में जो डिफरेंस है, हम स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं कि वैल्यूज जो होती हैं लेफ्ट की वो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की डिमांड करती हैं, वेयर एज जो राइट हैं, जो कंजर्वेटिस्ट हैं, वो डिमांड करते हैं कि ऑर्डर होना चाहिए, अथॉरिटी और हायरार्की होना चाहिए। दिस इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज दे ऑलरेडी हैड पावर। दूसरा, जो ह्यूमन नेचर के बारे में, वो बहुत लेफ्टिस्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। दे वांट चेंजेस इन द सोसाइटी और वो सोशल प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिस्ट या राइटिस्ट होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं और वो डाउटफुल होते हैं कि कोई भी चेंज सोशल आ सकता है, या फिर सोशल चेंज आने से chaotic सिचुएशन आ जाएगा। तीसरा है कि स्टेट इंटरवेंशन। लेफ्टिस्ट चाहते हैं कि देयर शुड बी मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द स्टेट, और वो रेगुलेशन डिमांड करते हैं। लेकिन जो राइटिस्ट हैं वो डिमांड करते हैं कि कैपिटलिज्म होना चाहिए और फ्री मार्केट होना चाहिए। और हम देखेंगे कि आगे जाकर लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी में धीरे धीरे ये जो हार्ड होता गया डिफरेंस या स्टार्क चेंजेस आते गए, या फिर उन दोनों में इरिवर्सिबल जो कंसाइल करने वाला हालत नहीं रहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये हुआ तब हुआ था 1917 रशियन रेवोल्यूशन में। आपको पता है कि रशियन रेवोल्यूशन से फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई थी रेवोल्यूशन से। दूसरा, फिर वॉर पीरियड में भी फासिज्म जो है, अभी आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट की वैल्यूज, लेकिन फासिज्म में क्या होता है कि वो फार राइट है। फार राइट मीन्स वो एंटी कम्युनिस्ट है, कंजर्वेटिस्ट है, मतलब वो चाहते हैं कि ऑर्डर हो, हायरार्की हो। ये फार राइट ग्रुप के आते हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट जो थे वो चाहते थे कि सोशल चेंजेस आए। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो अलग अलग दिख रहे हैं कि ये राइटिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट हैं। आप देखेंगे कि दोनों लेकिन एक जगह जाकर सेम हो जाते हैं, वो है वो ऑपरेशन में बिलीव करते हैं। और ये सिमिलैरिटी एक हॉर्स शू स्ट्रक्चर दे सकती है, जो कि मैं इसमें स्क्रीन में नहीं दे पाई हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे दे दूंगी। हॉर्स शू टाइप का वो बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें लेफ्टिस्ट या फार राइटिस्ट और फार लेफ्टिस्ट एक जगह पे आकर मर्ज करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम आगे देखेंगे कि 1960s के टाइम पर से ही आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। क्यों? आगे हम जाकर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जो सोसाइटी में चेंजेस आने लग गए। आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ कि इमर्जेंस ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड न्यू सोशल मूवमेंट। सेकंड दिया हुआ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, और थर्ड दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन, जो आगे की स्लाइड में दिया हुआ ग्लोबलाइजेशन। अब आप जानना चाहें कि न्यू और ओल्ड आइडियोलॉजी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ ओल्ड और न्यू आइडियोलॉजी में। न्यू आइडियोलॉजीज वो हैं जो बेसिकली इन्हीं से डिराइव करती हैं अपनी आइडियोलॉजीज, लेकिन ओल्ड आइडियोलॉजीज हैं जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म। अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ न्यू ओल्ड आइडियोलॉजी से न्यू आइडियोलॉजी पे। क्या हुआ कि मॉडर्न सोसाइटीज के आने के बाद वैल्यूज में बहुत चेंज होने लग गया। जो पहले सोसाइटी हुआ करती थी सॉलिडारिटी पे डिपेंड करती थी, देयर वाज अ क्लास स्ट्रक्चर बिटवीन द अमंगस्ट द सोसाइटी, मतलब एक वर्किंग क्लास होगा, ये एक कैपिटलिस्ट क्लास होगा, वो डिवाइड धीरे धीरे कम होने लगा। रीजन वाज कि एक मिडिल क्लास इमर्ज होने लग गई, और इकोनॉमी जब ग्रो करने लग गई तो सबके पास पैसा आने लग गया। तो उस तरह का स्टार्क डिफरेंस नहीं रहा सोसाइटी में। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब सोशलिस्ट डिमांड भी धीरे धीरे फेड आउट करने लगे। अब नई तरह की डिमांड्स आने लगे, जैसे कि एनवायरमेंटलिज्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन वैल्यू, इन सब चीज़ों, जेंडर इक्वालिटी, इन सब का डिमांड आने लग गया। फिर उसके बाद कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। कोलैप्स क्यों हुआ था कम्युनिज्म का? कम्युनिज्म का कोलैप्स इसलिए हुआ था क्योंकि
जो सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम था स्टेट का वो लिटरली फेल हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि क्योटिक सिचुएशन हो गया। आपने सुना ही होगा 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर। तो उसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, नई नई आइडियोलॉजीज आई, नया जैसे नेशनलिज्म आया, पर्टिकुलरली एथनिक नेशनलिज्म जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म भी आता गया धीरे 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 धीरे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एथनिक नेशनलिज्म भी आता गया, क्योंकि लोग अब उनके पास स्टेट के प्रोटेक्शन में ऐसी चीज़ कोई एक्सटर्नल पावर नहीं था जो कि जैसे एक ड्राइव होता था स्टेट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले स्टेट्स इस आइडियोलॉजी की वजह से एक दूसरे से यूनाइट रहते थे, लेकिन अब क्या हो कि वो एक आइडियोलॉजी पूरी तरह से चला गया, तो अब उनके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल चीज़ नहीं है जिसके अगेंस्ट वो यूनाइट होने लग गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अंदर ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप एक फैमिली का एग्जाम्पल लीजिए। जब आपके बड़े के बीच में लड़ाई होती है, जब आपके बाहर से कोई अटैक होता है तो आपकी फैमिली, चाहे आपके फैमिली के बीच में कितना भी डिफरेंस हो, एग्जाम्पल भाई बहन, आप बचपन में अपने भाई बहन से बहुत लड़ते रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपके भाई या बहन को कोई कुछ कह देता था तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते थे। तो ऐसा ही सिमिलर ग्लोबल एग्जाम्पल लीजिए कि जब आप एक आइडियोलॉजी से हैं तो एक सॉलिडारिटी टाइप का है, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल थ्रेट खत्म हो गया, जैसे कि सोशलिस्ट थ्रेट खत्म हो गया, तो अब आप वापस से आपस में लड़ने लग गए। तो यही हुआ था उस टाइम पर ही। और इसकी वजह से इसके बाद टेररिज्म भी आया, 9/11 सबको पता होगा। सैमुअल हंटिंगटन इसको एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, स्पेशली ईस्ट और वेस्ट के बीच में। फिर देखते हैं तीसरा रीजन जो न्यू आइडियोलॉजीज के आने का है, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का आप देखेंगे केनिची ओहिम्स ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको इन स्कॉलर्स थिंकर्स के नाम कोट करने होंगे विथ कोट अनकोट में उन्होंने स्पेशल चीज़ क्या दी है। जैसे केनिची ओहिम ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात की है, जैसे कि एंजल्स ने फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसके बारे में बताया था। उससे आपका क्या है, आंसर रिच लगता है। फिर देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन की वजह से होमोजेनाइजेशन हो गया। होमोजेनाइजेशन का एग्जाम्पल मैंने आगे दिया है। देखिए ये पिक्चर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा ये पिक्चर देखिए, एक लड़की है जो इंडियन है, वो मैगी नूडल्स खा रही है। तो क्या है कि आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस ग्लोबली क्या चल रही हैं उस पर डिपेंड करती हैं और उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। मतलब होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया है। अब बॉर्डर नहीं है कि कल्चर सिर्फ इसी जगह का होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस लेक्चर में देखिए, प्रीवियस स्लाइड में देखिए कि एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल हो गया है वर्ल्ड। क्यों? आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी आ गई है। आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, और अगर नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखेंगे तो स्टार्क डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के रिसोर्स, दोनों के इकोनॉमिक लेवल पे। तो इससे क्या हुआ है कि एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल बॉडी इनइक्वालिटी। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी तो कम हुआ है, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आपने ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं। तो इसकी वजह से एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल होने की वजह से नई नई आइडियोलॉजी आ रही हैं। बेंजामिन बार्बर ने इसे पुट करते हुए कहा है कि कॉन्फ्रंटेशन हो गया है मैक वर्ल्ड में और जिहाद में। जिहाद मतलब इस्लामिक वर्ल्ड और मैक वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर अमेरिकन वर्ल्ड। आप देख ही रहे होंगे कि अभी के दिनों में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। वियना में हुआ था, उससे पहले फ्रांस में हुआ था, और मोस्टली उसको कंडेम करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अक्यूज़ करते हैं। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ISIS ने ली है वियना अटैक की, और जो 9/11 हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल-कायदा ने ली थी। तो क्या हो रहा है कि एसिमेट्री होने की वजह से लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रहा है कि हमारी इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबल वेस्टर्न वर्ल्ड है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक कन्फ्रंटेशन का
सिचुएशन आ गया है। बेंजामिन बार्बर इसे कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैक वर्ल्ड एंड जिहाद बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि न्यू आइडियोलॉजी और क्लासिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है कि इकोनॉमी से कल्चर की तरफ चले गए हैं। अब पहले इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी उसका बेस हुआ करता था, उसके ऊपर डेवलप हुई लिबरलिज्म जो स्टेट को के कंट्रोल को बिल्कुल ही कम रखने की बात करती है। फिर हो गया सोशलिज्म जो बात करता है कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा हो गया कंजर्वेटिज्म जो चाहता है कि जैसी हायरार्की है वैसी की वैसी रहनी चाहिए। लेकिन नई आइडियोलॉजी क्या करती है, कल्चर के बारे में बात करती हैं, पीपल की वैल्यूज और बिलीफ के बारे में बात करती हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि सोशल से हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ चले गए हैं। अब क्या होता है कि पहले होता था कि लिबरलिज्म किसी को लेबल कर दिया, किसी को सोशलिस्ट लेबल कर दिया। अब क्या होता है कि आइडेंटिटी जो पर्सन की है वो जहाँ पर है, जैसे जिस सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का आया, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट का आया कि जिस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है उस पर डिपेंड करता है आइडियोलॉजी पर्सन का। और अब क्या हो गया है कि बहुत सेट ऑफ आइडियोलॉजीज हो गई हैं। वो आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी आइडियोलॉजी के पास, उसके पास लिमिटेड आइडियोलॉजी नहीं है। फिर तीसरा है कि हम यूनिवर्सलिज्म से पर्टिकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ओल्ड आइडियोलॉजी के बारे में अगर देखेंगे तो कॉमन कोर होता था कि चाहे पर्सन कहीं भी रहे, वो उसका कोर ह्यूमन जो होगा, वैल्यू होगा या होगा, जो ज़रूरतें होंगी वो सब जगह सेम होंगी, लेकिन जेंडर या प्लेस का उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन न्यू आइडियोलॉजी में क्या है कि ये नीड्स ह्यूमन की डिपेंड करती हैं कि किस जगह से वो आता है, क्या जगह में वो सिचुएटेड है। जो एम्बेडेड बीइंग का है, जिसका हम मल्टीकल्चरलिज्म में पढ़ेंगे इसके बारे में, जो एम्बेडेड बीइंग का जो कंसेप्ट है वो इसी से आता है कि यूनिवर्सलिज्म से हम पर्टिकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे कि आप देखेंगे, अब अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। मतलब वहाँ पर 14-14 साल के उम्र से बच्चे काम करने लग जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद डिसीजंस भी खुद से लेने लग जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आप 20s के भी होते हैं तब भी पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेते हैं। आपको याद होगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन की चॉइस और +1 +2 की चॉइस भी आपने पेरेंट्स से ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डिसाइड की होगी। तो क्या होता है कि जो लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी है वो यूनिवर्सलिस्ट होती थी या फिर सोशलिस्ट। उनका कहना था कि हर इंसान का एक ही डिमांड है, कि अगर लिबरलिस्ट होंगे तो वो बोलेंगे कि सोसाइटी में इंडिविजुअल का ऑटोनॉमी होगा और वो हर इंसान के लिए सही है। अगर हम पर्टिकुलरिज्म की तरफ जाएं तो ये मल्टीकल्चरलिस्ट और कम्युनिटेरियनिस्ट जो बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान, मतलब जो आप लिबरलिस्ट सोच रहे हैं वो सारे वर्ल्ड्स में सेम रहे। जैसे कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेंगे कि आप इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को जितना प्रेफरेंस वेस्टर्न वर्ल्ड में दिया जाता, उतना इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रेफरेंस इंडियन सोसाइटी में नहीं दिया जाता। यहाँ तो शादी का डिसीजन भी पेरेंट्स लेते हैं। तो हमने देख लिया कि डिफरेंस न्यू और क्लासिकल आइडियोलॉजी में क्या है। हमने ये भी देखा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। अब क्या है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख रखे हैं जो हमने इस इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी में, जो हेवुड से मैंने लिया है, उसमें पढ़ाया है। मार्क्स का है जर्मन आइडियोलॉजी, ओकशॉट का है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, मैनहेम का है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, एंड लेनिन का है व्हाट इज टू बी डन। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स काम आते हैं हमेशा, क्योंकि आप जब आंसर लिख रहे होते हो तो इनको कोट करने से आपका आंसर रिच लगता है। तो आप देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिबरलिज्म स्टार्ट करूँगी। तो आई एम सॉरी मैं इतना रेगुलरली वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी काम करने होते हैं। स्लाइड वर्क इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग वर्क। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिबरलिज्म स्टार्ट करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली अब से मेरे वीडियोस लेक्चर डेली आया करेंगे। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.